नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्याह सफ़ेद। आज सुबह एक विमान हादसा बुरी खबर लेकर आया। महाराष्ट्र के बारामती में हुए इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 6 लोगों की मौत हो गई। पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर्स और उनके साथ पवार साहब के स्टाफर्स भी थे। यह हादसा देश के नागरिक उड्डयन इतिहास की एक गंभीर और चिंताजनक घटना बनकर सामने आया है। ये तब हुआ जब एक चार्टर छोटा विमान बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की जुगत में था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान ने तय समय पर उड़ान भरी और गंतव्य तक पहुंचने से पहले किसी भी तरह की तकनीकी आपात हालत की सूचना नहीं दी गई थी। उपलब्ध सूचना के मुताबिक सुबह के वक्त एयरफील्ड के आसपास के इलाके में कम दृश्यता यानी लो विजिबिलिटी और कोहरे और धुंध की स्थितियां बनी हुई थीं। विमान ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ तौर पर दिखाई न देने के कारण पायलट ने उस प्रयास को रोक दिया। इसके बाद दूसरी अप्रोच ली गई, लेकिन लैंडिंग के अंतिम क्षणों में विमान रनवे से पहले ही नीचे आ गया था। संतुलन बिगड़ चुका था। हवाई जहाज अनियंत्रित होकर एयरपोर्ट से थोड़ी दूर जमीन पर गिर गया। टक्कर के साथ ही विमान में भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में पूरा विमान आग की लपेट में आ गया, धू धू कर जलने लगा। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि रेस्क्यू का कोई मौका हाथ में नहीं रहा। इस हादसे में विमान पूरी तरह नष्ट हो गया और जानकारों की माने तो कहते हैं कि इसमें साबोटाज की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जिस हिसाब से विमान क्रैश लैंड किया है उसको देखकर ऐसा लगता है, जो जानकार मानते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई साबोटाज एंगल नहीं है। जानकारों के मुताबिक विमान ने सुबह के समय अपनी उड़ान शुरू की थी। उड़ान सामान्य रही और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं दी गई। डेस्टिनेशन एयरफील्ड के करीब पहुंचने पर पायलट ने लैंडिंग की तैयारी शुरू की। पहली अप्रोच के दौरान पायलट ने रनवे दिखाई न देने की जानकारी दी और सुरक्षित दूरी बनाते हुए विमान को दोबारा हवा में रखा। कुछ मिनट बाद दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान की ऊंचाई और स्पीड में संतुलन कायम नहीं रह पाया और विमान रनवे का जो एक निर्धारित हिस्सा होता है वहां तक पहुंचने से पहले ही जमीन से जा टकराया। टक्कर के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और कुछ ही सेकंड में विमान जलकर राख हो गया। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं मौके पर बाद में पहुंचे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण कोई भी जान नहीं बचाई जा सकी। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में मौसम एक फैक्टर हो सकता है। लो विजिबिलिटी और कोहरे की स्थिति में छोटे एयरफील्ड पर लैंडिंग हमेशा एक जोखिम भरा काम माना जाता है। बारामती एयर स्ट्रिप पर उन्नत इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इस कमी के चलते जोखिम बढ़ा हुआ हो सकता है, जानकार ऐसा मानते हैं। इसके अलावा दूसरी अप्रोच के दौरान विमान का स्टेबल अप्रोच बनाए न रख पाना भी जांच के दायरे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि लैंडिंग के अंतिम चरण में थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, खासकर छोटे विमानों के मामले में। फिलहाल किसी तकनीकी खराबी या मानवीय गलती को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, छोटे विमान बड़े कॉमर्शियल विमानों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ये इनके एक्सीडेंट रेट को देखकर भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इन विमानों में उन्नत ऑटो लैंडिंग सिस्टम, मल्टी लेयर सेफ्टी और लंबा रनवे सपोर्ट अक्सर उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में मौसम की थोड़ी सी खराबी भी हालात को मुश्किल बना देती है। छोटे एयरपोर्ट्स पर सीमित रनवे लाइटिंग, कम रडार कवरेज और सीमित आपातकालीन सुविधाएं भी जोखिम बढ़ाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब छोटे विमान खराब मौसम में छोटे एयर स्ट्रिप पर उतरते हैं तो पायलट की निर्णय क्षमता और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। भारतीय आसमान में एक बार आपको दिखाते हैं कि भारतीय आसमान में ऐसे हादसों का क्या इतिहास है। ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत में बड़े यात्री विमानों के मुकाबले छोटे और चार्टर विमानों से जुड़े हादसे अपेक्षाकृत ज़्यादा देखे गए हैं। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है ये। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट और चार्टर एयर फ्लाइट्स के कई हादसे सामने आए, जिनमें अधिकतर लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान हुए। इन घटनाओं में अक्सर खराब मौसम,
रनवे की सीमाएं ओवरशूट करना जिसको बोलते हैं, या तकनीकी निगरानी की भी कमी सामने आई है। बारामती हादसा भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसने छोटे विमान संचालन की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे का शिकार हुआ विमान एक चार्टर ऑपरेशन के तहत उड़ान भर रहा था। चार्टर एविएशन सेक्टर में ऑपरेटर की भूमिका बेहद अहम होती है। विमान का रखरखाव, क्रू की ट्रेनिंग, मौसम का आकलन और वैकल्पिक एयरपोर्ट की योजना, इन सभी जिम्मेदारियों की सीधी जवाबदेही ऑपरेटर पर होती है। जांच एजेंसियां अब ये भी देख रही हैं कि क्या उड़ान से पहले सभी मानक प्रक्रियाएं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन किया गया या नहीं किया गया, और क्या खराब मौसम के बावजूद उड़ान जारी रखने का फैसला उचित था। फिलहाल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच एजेंसी ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। मलबे को सुरक्षित किया गया है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तथा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के विश्लेषण की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी तकनीकी और मानवीय पहलुओं की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। अंतिम रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। बारामती विमान हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या देश में छोटे विमानों और क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था मौजूदा ज़रूरतों के मुताबिक है या नहीं है। क्या खराब मौसम में चार्टर उड़ानों को लेकर नियम पर्याप्त सख्त हैं, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम के लिए चेतावनी है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हर्षवर्धन जी हैं और नरेश बेरी साहब हैं, जो एयर इंडिया के सीनियर पायलट रह चुके हैं। हर्षवर्धन जी इस देश के जाने माने सिविल एविएशन के एक्सपर्ट हैं। शुरुआत करते हैं हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, बड़ी दुख की बात है कि एक विमान हादसे में हमारे नेता लोग, विमान के कर्मचारी, विमान के पायलट, विमान के साथ काम करने वाले स्टाफर्स, इन सब की डेथ हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा, जो शुरुआती जानकारी है हर्षवर्धन जी, उस बारामती विमान हादसे को कैसे देखते हैं आप? क्या कह सकते हैं अनुभवों के आधार पे, तकनीकी विफलता या मानवीय चूक, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल रिएक्शन क्या आपका? देखिए, सबसे पहली बात ये कि एक तो अभी बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी। और जब तक उसके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रीडिंग की फाइंडिंग्स नहीं आती, तब तक कहना बहुत थोड़ा जल्दबाजी होती है। पर किसी भी एक्सीडेंट में सबसे पहली चीज होती है कि वो रूल आउट करना क्या नहीं हुआ। जी। तो जहां तक मेरा मानना है कि आपने जो अभी विजुअल हमने देखे क्रैश के, इम्पैक्ट करते हुए जहाज के, तो सबसे पहली चीज तो ये कि वेदर जो है वो ठीक ठाक मुझे लग रहा है। कोई शुरुआत में लोगों ने कहा था कि वेदर खराब है, तो वेदर ठीक ठाक लग रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो पायलट था वो बहुत ही तजुर्बेकार पायलट था। ऑलमोस्ट उसका, इन्होंने आपके साथ काम किया है वायुदूत में? हाँ, ये पायलट जो है इसने 85 में ही हमारे यहाँ ज्वाइन करा था इन्होंने, और बहुत ही काबिल और बहुत ही आउटस्टैंडिंग पायलट था। पर ये कहना कि साहब आउटस्टैंडिंग पायलट अपने आप में एनफ है, वो ठीक नहीं होता। कई दफे अच्छे पायलट से भी चूक हो जाती है, पर वो अभी विवेचना का और शोध का विषय है। तीसरा फैक्टर ये है कि जहाज जो है वो शॉर्ट ऑफ रनवे टच डाउन करा। तो शॉर्ट ऑफ रनवे टच डाउन में आपको याद होगा कि एक बार रोमानिया के, ये पोलैंड के राष्ट्रपति भी का जहाज था, वो भी इसी तरह से शॉर्ट ऑफ रनवे टच डाउन करके क्रैश हुआ था। तो बेसिक क्या है, पॉइंट क्या है कि सवाल ये है कि अच्छा, रनवे बहुत अच्छा है, बारामती का एयरपोर्ट का मैंने रनवे देखा, वो एस्फाल्ट एयरपोर्ट है। ये जरूर है कि वो VFR है, मतलब विजुअल फ्लाइंग रेंज का है। तो जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, प्राइवेट चार्टर ऑपरेटर्स हैं, इनवेरिएबली वो VFR एयरफील्ड पे ही ऑपरेट करते हैं। कि जो हमारे रेगुलर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ तो शेड्यूल फ्लाइट जाती हैं, तो पर ज्यादातर जो खासतौर पे ये जो पॉलिटिकल
चार्टर जिन्हें आप कहते हैं, वो हेलीकॉप्टर कहें या जहाज कहें, वो ज्यादातर VFR ऑपरेशन ही करते हैं, तो पायलट्स को इसका तजुर्बा होता है। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से पायलट ने कोई किसी तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं दिया, ना कोई उसने मेडे अनाउंस करा, ना उसने ATC को कोई कंट्रोल टावर को कुछ बताया। और जहाज में ये दिल्ली बेस्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर का जहाज है, तो जाहिर है यहाँ से वहाँ मुंबई गया होगा। तो जहाज में कोई किसी तरह की खामी की, कोई टेक ऑफ के टाइम की परेशानी अभी कहीं नजर नहीं आई है। वो DGCA के रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारा फोकस जो है वो एक लिमिटेड फील्ड पे आ जाता है। और लिमिटेड फील्ड में जिस तरह का ये इसको फास्ट डिसेंट भी कहते हैं। और दूसरा है कि आपको रनवे की डिस्टेंस को एसेस करने में आपसे कुछ भूल चूक हो जाए, तो जैसे आपने देखा कि वो इम्पैक्ट तो पहले इम्पैक्ट हुआ है जी। तो अब क्या है कि अभी हमें जो देखना है वो इंस्ट्रूमेंट फंक्शनिंग का देखना है कि उसका जो एल्टीमीटर है उसकी रीडिंग ठीक चल रही थी, क्योंकि कई दफे इंस्ट्रूमेंट वेल फंक्शन से भी ये हो जाता है कि जहाज ऑल्टीट्यूड का पता नहीं चलता। हाँ, हाइट की कुछ थी और निकली कुछ जी। तो वो है। दूसरा जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर एयरक्राफ्ट का होता है, उसमें रडर कंट्रोल का भी बहुत रोल होता है। और मानवीय भूल की संभावनाओं को तो हमेशा आप उसमें अपने शक के दायरे में रखते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें मेनली एयरक्राफ्ट के जो अंदर है, मशीन है या मैन है, इन दो पे हमें फोकस करना पड़ेगा। बेरी साहब, छोटे एयरक्राफ्ट की जो एक संभावना आशंका बनी रहती है, इसके जब आप देखेंगे एक्सीडेंट्स, तो छोटे एयरक्राफ्ट की संख्या ज़्यादा है एविएशन एक्सीडेंट्स में से। वेदर उस वक्त ठीक था, फ्लाइट ने दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की, इस सेक्टर के आप धुरंधर हैं, क्या लगता है आपको पहली नज़र में क्या हुआ होगा? बड़ा मुश्किल काम है, मैं सवाल भी बहुत मुश्किल पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या रहा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो पता लगा है कि एक बार इन्होंने गो राउंड किया है, कोई ना कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ही किया होगा गो राउंड। अब उसमें क्या, ये तो पूरी जांच के बाद ही पता लगेगा। कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आई या कुछ, फिर वो दोबारा से आया लैंड करने पर, वो लैंड करने की जगह वो स्किड करके साथ में खड्ड थी उसके अंदर गिरा, उसके बाद शायद उनके फ्यूल टैंक को में आग लगी, उसके साथ ही ये सारा हादसा हुआ। अच्छा, ऐसे हालात में बेरी साहब, जो किस हद तक, मतलब मैं कह रहा हूँ किस पॉइंट तक पायलट के पास रिकवरी के वास्तविक विकल्प होते हैं? पायलट के पास तो पूरा कंट्रोल होता है। जब पायलट के हाथ से ही कंट्रोल चला जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर जैसे कि ये गो राउंड किया, दोबारा से लैंडिंग करने के लिए आए, फिर वो स्किड होके एक साइड खाई सी में गिरा है, साइड में खड्ड में, जिससे कि सारा ये हादसा हो गया है। अब ये तो सारा जब इसका DFDR खुलेगा, CVR खुलेगा, उन सारी चीजों से पता लगेगा कि क्या इसमें माल फंक्शन हुआ है जी। और वो जो कैप्टन सुमित कपूर, वो तो बेहद अनुभवी, मतलब जेट में भी काम किया, सहारा में भी काम किया था कैप्टन सुमित कपूर ने, मुझे जानता भी था काफी जी। दिल्ली का ही रहने वाला। ऐसे हादसों में पहले के 24 घंटे हर्षवर्धन जी कितने अहम होते हैं? और इस वक्त आधा तो संकेत आपने दे दिया है, पर जांच एजेंसियां कहां फोकस करती हैं नॉर्मली ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से? देखिए, ऐसा है ना कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप उसके विजुअल्स को देखें तो जहाज ने जब इम्पैक्ट, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट क्रैश, जहाज जो है उसने हार्ड लैंडिंग करी और उस इम्पैक्ट से वो डिसइंटीग्रेट हुआ है। और क्योंकि छोटे जहाजों में फ्यूजलाज और इंजन के बीच जो फ्यूल लाइन होती है उसमें बहुत कम गैप होता है, तो उसमें जल्दी वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं जी। लियर जेट अपने आप में बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है, उसमें हजारों एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट कर रहे हैं।
अब इसमें जहाज में 24 घंटे का इशू ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जो वहां पे डिब्री है, जो मलबा है, उसमें से जो हमारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं वो ना हटाए जाएं। क्योंकि कई दफे क्या होता है कि जहाज के आसपास जो गांव वाले लोग आते हैं या शहरी लोग आते हैं, वो देख के कुछ चीजों को उठाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम कई दफे वैल्यूएबल एविडेंस को खो देते हैं। पर यहाँ पे उस मलबे को देख के मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होगी। तो एक तो आपने देखा कि एक इंजन बिल्कुल वो इंटैक्ट दिखा रहा है, वो जो अलग से इंजन को दिखाया है वो इंटैक्ट दिखा रहा है। अब जो जांच एजेंसी की जो सबसे पहली पहचान होती है वो होती है कि हमको जहाज का जो सीबीआर और डीएफडीआर है, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, और सीबीआर है, उसको ढूंढा जाए, क्योंकि वो सबसे क्रूशियल एविडेंस होती है। बाकी तो काफी चीजें जल गई हैं, तो उनसे कुछ तरह की इन्फ्रेंस निकालना मुश्किल होगा। तो उस मलबे में कौन से कंपोनेंट और इक्विपमेंट जो है वो बचे हैं, उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाके उनकी फंक्शनिंग को और उनकी जो वर्किंग है उसको चेक करा जाता है। तो अभी जो सबसे पहली बात है वो उस डेटा को और उस वहां से जो हार्ड एविडेंस है उसको निकालने का सबसे पहला काम है। एक बार हार्ड एविडेंस हमारी निकल आती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से उसको क्रैश को मॉनिटर करती हैं। मेटल फटीक, कोई मेटल फटीक का फैक्टर तो नहीं है, कितना उसमें किस एंगल से वो इम्पैक्ट हुआ है, रेट ऑफ डिसेंट क्या था, वो सारी चीजें जो है हमें डीएफडीआर से मिलेंगी। और बाकी जो फिजिकल एविडेंस हम ले रहे हैं उनको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ के लिए और उनकी फंक्शनैलिटी के लिए। उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, फिर उसमें हम एक इन्फ्रेंस निकालेंगे। तो अगर कोई इक्विपमेंट कंपोनेंट माल फंक्शनिंग है उससे हमें पता चलेगा, और नहीं है तो फिर ह्यूमन एलिमेंट को भी देखा जाएगा। तो ये एक थोड़ा इलेबोरेट प्रोसेस है और बहुत जल्दी इसमें कुछ आउटकम आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी मेटलर्जिकल इन्वेस्टिगेशन, कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी इन्वेस्टिगेशन और जहाज का जो फ्लाइट पाथ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, वो सब चीजें जो है उनमें थोड़ा समय लगता है। पर ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है और मेरी सांत्वनाएं श्री अजित पवार और उनके परिवार के लोगों के साथ, और जो खासतौर पे क्रू जो इनके इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ हैं। मेरी कुछ पायलटों से बात हो रही थी, जो लोग अभी नौकरी में हैं। अक्सर एक 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 जो एस्पेक्ट उभर के आया हर्षवर्धन जी, वो ये कि जो कॉरपोरेट फ्लाइंग में पायलटों के ऊपर बड़ा दबाव रहता है और कई बार जानबूझ के या थोड़ा सा ओमिशन के साथ कुछ ऐसी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को ओमिट हो जाती हैं जो अदरवाइज जानलेवा साबित हो सकती हैं। कितना दबाव रहता है कॉरपोरेट फ्लाइंग में पायलटों के ऊपर? देखिए, ऐसा है कि इसमें कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डीजीसीए के मैंडेटरी रूल्स हैं, जो आपको रेस्ट आवर्स हैं, जो मैंडेटरी रूल्स हैं, उनको तो सभी पायलटों को फॉलो करना होता है और जो ऑपरेटर है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो वहां पे वायलेशन की गुंजाइश नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास जो खासतौर पर जो ये चार्टर जिसको हम नॉन शेड्यूल कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसमें हमेशा बिजनेस नहीं आता है, कभी सडनली बिजनेस आ जाता है। खासतौर पे ये इलेक्शन के टाइम में ही ज्यादा, इलेक्शन और मैरिजेस, दीज आर द टू मेन मार्केट्स इस चीज के लिए। तो उसमें जाहिर है कि थोड़ा प्रेशर तो उस टाइम काम का रहता है, क्योंकि आप बहुत महीने आराम से भी बैठे हैं तो एकदम सडन काम आएगा। और उस सब के बावजूद भी जो मैंडेटरी गाइडलाइंस है उनको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। आप मंथली आवर्स को आप वायलेट नहीं कर सकते, और उतने का तो पायलट्स को हम वो देते हैं, मतलब सुविधाएं भी देते हैं।
दूसरी बात ये है कि अब पिछले कुछ सालों से जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उन पे डीजीसीए की स्क्रूटनी बहुत बढ़ी है। और तो ये कहना कि साहब उनसे अनसेफ एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता, मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई पायलट ऐसा नहीं होता जो अपनी जिंदगी से खतरा ले। क्योंकि मैं, अब आपको पता है मैंने एयरलाइन चलाई है, तो मैं पायलटों से और इंजीनियर से कहता था कि भाई आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। यात्री तो होंगे ही होंगे, पर उनके साथ साथ आपकी जान भी जो है वो उसकी जिम्मेदारी आप ही के हाथ में है। तो कहीं पे आप चांस नहीं ले सकते। तो जानते बूझते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पायलट या इंजीनियर जो है गलत स्टेप लेगा जी। तो वीवीआईपी फ्लाइंग में कई दफे मैंने देखा कि वीवीआईपी जो हैं वो एक कई बार अनरीजनेबल डिमांड रखते हैं। जैसे कोई वेदर खराब हो तो अचानक आपको प्रेशर करें कि किसी तरह पहुंचा दो। जी जी जी। तो पायलट जो है वो बेचारे वो भी थोड़ा पीआर ओरिएंटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि मंत्री जी को या नेताजी को खुश करेंगे तो शायद ठीक हो जाए। मतलब जैसे आपने देखा ना माधवराव सिंधिया का जो जहाज क्रैश हुआ था, वो सिर्फ माधवराव की हठधर्मी से हुआ। जहाज पायलट एक तरह से मना कर रहा था, माधवराव ने उसे जबरदस्ती अपना फ्लाइंग का ज्ञान दे के उससे फ्लाइट उड़वाई और वेदर में फंस गया। तो क्या होता है कि अब तो क्योंकि कई सारे हादसे हो चुके हैं तो पायलट्स भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो अब हादसे का कोई लॉजिक नहीं होता है। एक्सीडेंट जो है, हम एविएशन में कहते हैं एक्सीडेंट है नो लॉजिक, इट हैपेंस। तो इसलिए ये कहना कि साहब कहीं प्राइवेट ऑपरेटर, क्योंकि अब स्थिति बहुत बदल गई है। पहले जमाने में प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत सारे कंपोनेंट एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं थे, इंपोर्ट परमिशन में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, जो वर्कशॉप्स थी वो लिमिटेड थी। उसके अब तो आउटसोर्सिंग में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो ऐसा कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जबरदस्ती करके उसमें वायलेट कर रहा है। और अगर कोई इस तरह की स्थिति आई है तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ जाएगी। पर अब डीजीसीए का मेरा अपना तजुर्बा है कि वर्किंग लेवल पे उन्होंने काफी सख्ती कर रखी है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अब इतने सारे जहाज हो गए हैं, मतलब जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी हैं वो ऑलमोस्ट 400 के करीब हैं हिंदुस्तान में। तो वो कोई शॉर्टेज नहीं है कि आप उसको किसी तरह फ्लॉग करो, वो नहीं जाएगा, कोई दूसरा जाएगा। तो ऐसा कोई जानबूझ के हाराकिरी करने वाला मिलेगा, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। जो बेरी साहब, जो जैसे कॉरपोरेट फ्लाइंग है जहाँ पे पायलट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है जब जो सामान्य रूल्स और रेगुलेशंस हैं फ्लाइंग से उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसी शिकायतें कई बार आई। कोई पहली दुर्घटना नहीं है स्मॉल एयरक्राफ्ट की इस देश में, इससे पहले भी कई हुई हैं। जो पायलट को पुश करने की एक जो परंपरा है कॉरपोरेट फ्लाइंग में, ये एक सब्सटेंशियल फैक्टर है क्या? मतलब इसमें शायद ना रहा हो पर एक सब्सटेंशियल फैक्टर है। नहीं हुई है तो, क्योंकि वीवीआईपी फ्लाइट्स का कोई पता नहीं लगता, कब कोई लेट हो जाए कब जल्दी आ जाए। तो इसलिए काफी पायलट्स के ऊपर तो काफी प्रेशर रहता है। उनके ड्यूटी टाइम ये वो सब चीजें डीजीसी को नजर में रखनी चाहिए, उससे ही पता लगेगा। जी। तो जो जैसे मिशन पूरा करने का दबाव ये कितना रहता है, मतलब कॉर्पोरेट फ्लाइंग में पायलट के ऊपर? पूरा प्रेशर रहता है जी। ये शेड्यूल फ्लाइट तो थी नहीं, ये तो नॉन शेड्यूल। इस प्रेशर तो पूरा ही होता है, बिकॉज ये तो अर्निंग करने के लिए फ्लाइंग होती है। ये प्राइवेट नॉन शेड्यूल ऑपरेटर है, इन्होंने ही ये चलाया हुआ है, ये नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस में प्रेशर तो पूरा पायलट के ऊपर होता ही है, पूरे इंजीनियर पायलट सबके ऊपर। अब ये भी ध्यान देना चाहिए इनको कि उसमें कितने स्नैक्स थे पहले और कितने स्नैक्स कैरी फॉरवर्ड हुए जहाज की पीडीआर, उससे सब पता लगेगा। डीजीसीए के ऊपर है, ये जितनी जल्दी जांच करेगी उतनी जल्दी पता लगेगा। तो स्मॉल एयरक्राफ्ट को की लैंडिंग और टेक ऑफ के ज्यादा मुश्किल काम है बड़े एयरक्राफ्ट की तुलना में? ये बड़ा एयरक्राफ्ट काफी स्टेबल होता है, छोटा एयरक्राफ्ट जो है
वो जल्दी टेक ऑफ भी हो जाता है और जल्दी लैंड भी हो जाता है, बिकॉज स्मॉल है, उसकी लिमिटेशन बिल्कुल अलग है। तो टर्बुलेंस में स्मॉल एयरक्राफ्ट थोड़ा ज्यादा उछलता है जी, और जो बड़ा जहाज है वो ज्यादा स्टेबिलिटी से उड़ता है वेदर वगैरह में। ये सारी चीजें हैं, तब छोटे में कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। छोटा फटाफट कट मार के निकल सकता है पर बड़ा जहाज नहीं कर सकता ऐसे सब। अच्छा हर्षवर्धन जी, मेंटेनेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स खासकर छोटे हवाई जहाज़ों में, मतलब आपने जो जवाब दिया है उसी का एक डेरिवेटिव सवाल में पूछ रहा हूँ कि क्या उसको हल्के में ले जाने की हल्की सी भी संभावना होती है क्या? जैसे आपने कहा कि कई बार नेता लोग फ्लाई कर रहे होते हैं तो ज़बरदस्ती हो सकती है, कई बार भारी भरकम कॉरपोरेट का इंसान फ्लाई कर रहा होता है तो हो सकता है। मतलब मेरा एक निजी अनुभव है, जब हम राउरकेला स्टील प्लांट में एक बार किसी पॉलिटिशियन के साथ सफ़र कर रहे थे तो हमने देखा कि पायलट को दबाव में लाने का एक मोमेंट मैंने लाइफ में देखा है। तो जैसा कि आपने खुद कहा कि इस तरह की संभावनाएं अब कम रह गई, फिर भी कुछ चांस बनते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि वो वेदर से रिलेटेड चांस तो थोड़ा बहुत हो सकता है, पर अगर जहाज की सर्विसेबिलिटी का इशू है तो कोई पायलट चांस नहीं लेगा। और जो जिस एक्सपीरियंस का पायलट कैप्टन सुमित कपूर था, मेरा नहीं ख्याल कि वो तो खुद इंस्ट्रक्टर रहा है और बड़े जहाजों का कैप्टन रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल का पायलट इस तरह की एरर करेगा। मैं कह रहा था कि मेंटेनेंस तो ज्यादातर आउटसोर्स हो गई है, और उसमें क्योंकि आउटसोर्स है तो अब वो शॉर्टकट वाले रूल्स जो हैं वहाँ खत्म हो गए हैं। प्रॉपर सर्विसेबल कंपोनेंट होगा तभी आप फ्लाई करते हैं। एक आखिरी सवाल हर्षवर्धन जी की, क्या बारामती हादसे से एविएशन इंडस्ट्री को क्या सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी त्रासदी हादसा ना हो? देखिए ऐसा है कि अभी जो बारामती में हादसा हुआ है ये उसी तरह का रूटीन हादसा है। तो अभी तो जब फाइंडिंग आएंगी उसके बेसिस पे एक डीब्रीफिंग बनाई जाएगी, तभी ये तय होगा कि क्या कोई नया फैक्टर आया है। नहीं तो जो अब साइमुलेटर्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है उसमें सारी तरह की जो सिनेरियो उनको इंक्लूड करा जाता है। डीजीसीए की सर्विलेंस थोड़ा हमें बढ़ानी होगी और पायलट्स को एक बार फिर समझना होगा कि किसी भी तरह का चांस लेना जो है यात्रियों के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो अपनी अपनी लाइफ की सेफ्टी से कंप्रोमाइज ना करें, तभी जो है एविएशन भी सुधरेगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के चांसेस कम होंगे। आपका हमसे बात करने के लिए बारामती क्रैश के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।